हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स अल्केमी। आज 26 अप्रैल 2026 है। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में ही उनके जो फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 जून। तो विश्व, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 अप्रैल। तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल 2 को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में की थी। 2007 में सिर्फ ये इस्टेब्लिश किया गया था और 2008 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया। और ताकि मलेरिया जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसे खत्म करने के प्रयास को तेजी से किया जा सके। तो 2000 तो अभी 2026 में जो 25 अप्रैल है को ये विश्व मलेरिया डे मनाया गया। तो उसकी जो थीम थी वो क्या थी? उसकी जो थीम थी वो थी मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। मीन्स ड्राइव ऑन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसके ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या रहे हैं? इसके ग्लोबल एफर्ट्स रहे कि WHO की जो है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी है फॉर मलेरिया के लिए 2016 से 2030 के तहत मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स का वितरण किया गया, मतलब मच्छरदानियाँ दी गई, वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए, बेहतर दवाओं और टेस्टिंग सुविधाओं को विस्तार किया गया, अफ्रीका और एशिया के हाई रिस्क क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए गए। जो अभी जो विश्व वर्ल्ड मलेरिया डे है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसको पहले अफ्रीका मलेरिया डे के नाम से जाना जाता था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्टैब्लिश कब किया? इसको 2007 में किया और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कब किया? 2008 में किया। अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो 47 कंट्री 47 देश ऐसे हैं जिन्होंने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन हासिल की है और 37 और भी देश ऐसे हैं जिन्होंने 1000 केसेस से भी कम 2024 में रिपोर्ट किए हैं। तो इसकी जो काज है वो मेजर जो काज है वो है मॉस्किटो बाइट से होता है। और इसका जो मेजर स्पीसीज अगर हम कहें मॉस्किटो की तो वह प्लाज्मोडियम फ्लेक्सीप्रम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फीवर आ गया, हेडेक आ गया, फटीग होगा, ये सब कुछ रहेगा। और ग्लोबल अगर हम बात करें मलेरिया के बारे में तो अभी तक 2024 में 6,10,000 मौतें हो चुकी हैं। और हर साल मतलब वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इसका 25 कंट्रीज में हर साल एक्सपेंड हुआ है। तो WHO की ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है 2016 से 2030 तक, उसका एम है कि मॉस्किटो की जो मलेरिया जो केसेज हैं और डेथ्स हैं वो 90% तक उसको रिड्यूस कर दिया जाए 2030 तक। तो ये याद रखना, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने सैमसंग 2027 संबंधित सहायता के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी टोल फ्री हेल्पलाइन, ऑप्शन सी ऑनलाइन पोर्टल, ऑप्शन डी व्हाट्सएप चैट बॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टोल फ्री हेल्पलाइन। भारत सरकार ने सेंसस 2024 को सुचारू रूप से कराने के लिए देश भर में टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को जनगणना से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से मिल सके। इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं? जनगणना की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, भाई कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं यह जान सकते हैं, गणनाकर्ता से संबंधित जानकारी ले सकते हैं कि कौन आ रहा है, मतलब उसके लिए जागरूक हो सकते हैं, अपनी संख्या और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? वो है 1855 1855। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्रांजिशन फेज के लिए अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो ऑप्शन ए अजय सिंह, ऑप्शन बी नीतू समरा, ऑप्शन सी विनय कुमार, ऑप्शन डी राजीव बंसल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीतू समरा। तो हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अंतरिम सीईओ के रूप में नीतू समरा को अपॉइंट किया है। ये कोई फिक्स नहीं है, टेम्परेरी, जब तक जो परमानेंट नेम नहीं आ जाता सीईओ का तब तक ये जो सीईओ के जितने भी कार्य हैं वो ये करेंगी। तो नोएडा इंटरनेशनल, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ने अपने संचालन और ट्रांजिशन चरण के दौरान नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नीतू समरा को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। यह नियुक्ति एयरपोर्ट के निर्माण से संचालन की ओर बढ़ने की महत्वपूर्ण, ताकि प्रबंधन, समन्वय और संचालन शुरू करने में कोई बाधा न आए। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा है और भविष्य में भारत के प्रमुख एविएशन हब्स में से एक बनने की उम्मीद है। तो सीईओ बनने के लिए अगर मुख्य जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो क्या होती है कि अगर कोई भी एयरपोर्ट है तो उसका अगर कोई सीईओ बन रहा है तो वो मस्ट भी उसको इंडियन नेशनल ही होना चाहिए, वो इंडियन नेशनल ही होना चाहिए, तभी वो सीईओ बन सकता है। इसे इंश्योर, मतलब जो एविएशन सिक्योरिटी जो नॉर्म्स है, नेशनल एविएशन सिक्योरिटी के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल होते हैं, मतलब उसके तहत ये कि एक हम ये कह सकते हैं हमारे नेशनल जो एविएशन सिक्योरिटी है उसको थोड़ी हेल्प मिलती है इससे। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना हो, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण पहल के लिए वियना में किस नगर निगम को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद नगर निगम, ऑप्शन बी गुंटूर नगर निगम, ऑप्शन सी चेन्नई नगर निगम, ऑप्शन डी पुणे नगर निगम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुंटूर नगर निगम। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहल के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मानित किया गया। इस पहल के तहत महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वियना में अभी कौन से अवार्ड हुए थे जो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है? तो गुंटूर को मिला है GEM अवार्ड विनर हुई है गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। GEM का मतलब जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन, जो कि हेल्ड हुआ कहाँ हुआ था? वियना। वियना क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ये अवार्ड किस लिए दिया गया गुंटूर को? क्योंकि गुंटूर ने हाल में 200 प्लस वीमेन को ऑटो ड्राइवर्स के रूप में, वेस्ट कलेक्शन के रूप में हायर लगाया, प्रमोट किया, क्लीन एनर्जी को, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट को किया। तो इसलिए जो GEM अवार्ड है वो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया। और ये किसके द्वारा कॉन्फर्ड किया जाता है? ये कॉन्फर्ड किया जाता है यूनिडो, UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कॉन्फर्ड किया जाता है। तो याद रखना, महिलाओं के सशक्तिकरण पहल के लिए वियना में किस नगर निगम को सम्मानित किया गया? गुंटूर नगर निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अशोक लाहिड़ी को किस संस्था का उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग। तो अशोक लाहिड़ी जो है एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग जो भारत सरकार के प्रमुख नीति आयोग है, भारत सरकार का प्रमुख आयोग है जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास और रणनीतियों तैयार करता है। तो अगर हम जाने थोड़ा, अगर हिस्ट्री, अगर हम बैकग्राउंड अगर जाने हम अशोक लाहिड़ी का, तो वो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2002 से 2007 तक। और इन्हें ग्लोबल एक्सपोजर है पॉलिसी और एक्सपर्टीज का ग्लोबल। और करंटली वो पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि एसोसिएटेड हैं किससे? BJP से। वो सक्सीड करेंगे किसे? सुमन बेरी को। अब उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा कि वो एडवाइज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमिक जो आर्थिक पॉलिसीज हैं या फिर उनमें से 2 सुधार लाने हैं उनके ऊपर, और दूसरे जो कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट्स के साथ और यूटीज के साथ ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग इसके अंदर डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन में है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई? इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई। इसने किसको रिप्लेस किया था? इसको प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान चलते थे उनको इसने रिप्लेस किया।
जो नीति आयोग इसका की फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी की फंक्शंस हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, कॉरपोरेट करना, मतलब मॉनिटर करना, और जो पॉलिसीज हैं उनको एवेल्यूएट करना या फिर रिफॉर्म करना। इसके जो कौन कौन इसके क्या मेंबर हैं, इसमें जो इसके अंदर होते हैं पीएम से लेकर सभी यूटीज के स्टेट और यूटीज के सीएम, प्लस जिन यूटीज में सीएम नहीं है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पी तो पीएम जो होता है वो इनका नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। तो याद रखना ये चीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन डी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी एमएस धोनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। तो विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये याद रखना, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। और हाल हमें इसी महीने में हमें एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था करंट अफेयर का कि आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले वो स्पिन गेंदबाज कौन बने थे? वो थे भुवनेश्वर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व के किसे भेजा गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो जो बिश्केक में जो होने वाली एससीओ जो जो मीटिंग है, बैठक है, उसमें हिस्सा लेने प्रतिनिधित्व भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं। जो एससीओ जो है संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण लोक क्षेत्र संगठन है जिसमें चीन, रूस, भारत पाकिस्तान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य देशों के बीच रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी रणनीति और स्थिरता को मजबूत करना। तो भारत की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में भारत की सक्रिय भूमिका और रणनीतिक उपस्थिति मजबूत होती है। अगर हम एससीओ की कुछ अगर थोड़ा समझें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था संघाई 5, जिसके अंदर चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान था, जिसका मकसद सीमा सुरक्षा और सुरक्षा मुद्दों को सुलझाना था। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा और इसे एससीओ बना दिया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोर फोकस क्या है? इसका कोर फोकस की बात करें तो एससीओ की 3 बड़ी समस्याओं पर काम करता है जिन्हें 3 एवल्स कहा जाता है, जैसे टेररिज्म आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद और सेपरेटिज्म अलगाववाद। इसी के लिए इसका एक खास संस्थान है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आतंकवाद से जुड़ी जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई में मदद करता है। काम कैसे करता है? सदस्य देश मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, ट्रेड, एनर्जी पाइपलाइंस, कनेक्टिविटी जैसे ट्रांसपोर्ट रूट्स पर भी सहयोग करते हैं। भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो भारत को सेंट्रल एशिया, तेल गैस और यूरेनियम तक पहुंच का मौका मिलता है। पाकिस्तान और चीन के साथ एक ही मंच पर बातचीत का मौका मिलता है। अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भारत अपनी बात रख सकता है। आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल कॉरपोरेशन में मजबूत होता है। अभी तो ये जो एससीओ है इसकी जो मीटिंग कब होने वाली है? इसकी जो मीटिंग होगी वो होगी 28 अप्रैल 2026 को बिश्केक में। बिश्केक कहाँ है? किर्गिस्तान। तो अगस्त 2025 के अगर हम इसके डाटा स्टैटिक्स लेके चलें तो एससीओ में अब तक 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और 17 इसके पार्टनर्स हैं, एससीओ पार्टनर्स हैं। और इसका जो एससीओ का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ स्थित है? वो बीजिंग चाइना में लोकेटेड है, स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 ओलंपिक के कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? ऑप्शन ए बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन बी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, ऑप्शन सी ध्यानचंद, ऑप्शन डी अजीतपाल सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुरबख्श सिंह ग्रेवाल। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिन्होंने 1968 के जो समर ओलंपिक्स थे उनमें कांस्य पदक जीता था। वे भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ियों में गिने जाते थे और टीम के महत्वपूर्ण डिफेंडर थे। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। तो गुरबख्श सिंह ग्रेवाल के बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने जो 1968 के जो समर ओलंपिक्स थे जो मैक्सिको सिटी में ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
लेटर बाद में उन्होंने इंडियन रेलवे में सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में काम किया था। उनके जो ये ओलंपिक का एक मोमेंट है वो एक रेयर मोमेंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था अपने भाई के साथ, जो उस समय उनका भाई जो थे बलबीर सिंह ग्रेवाल, वो भी उस समय सेम ओलंपिक्स में ही थे। तो दोनों ने, तो ये एक मोमेंट था उनका, दोनों भाई एक साथ थे ओलंपिक्स में और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स में, जिन्हें समर ओलंपिक्स भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऑटो हब ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। तो चेन्नई को जो है ऑटो हब ऑफ इंडिया या फिर डेट्रॉइट ऑफ इंडिया या फिर डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल कंपनियाँ और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थित हैं। यहाँ hyundai मोटर, फोर्ड, BMW या रेनॉल्ट, निसान, ऑटोमोटिव इंडिया जैसी कंपनियां काम कर चुके हैं या यहाँ कर रही हैं। इस मजबूत ऑटो इंडस्ट्री, सप्लाई चेन और निर्यात के कारण चेन्नई को भारत का ऑटो हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और उनका एक्सपोर्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सीड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 26 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 अप्रैल। तो इंटरनेशनल सीड डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक बीजों को संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देने और किसानों के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन खास तौर पर स्थानीय और देसी बीजों को बचाने की महत्व को उजागर करता है, ताकि भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 30 बिलियन का करेंसी स्वैप मंजूर किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। तो हाल ही में भारत ने मालदीव के लिए 30 बिलियन का करेंसी स्वैप जो है वो मंजूर किया है, ताकि वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश को अपनी मुद्रा उधार देता है, जिससे उसे विदेशी मुद्रा की कमी से निपटने में मदद मिलती है। यह कदम भारत और मालदीव के बीच आर्थिक सहयोग और रिश्तों को मजबूत करता है। अगर हम करेंसी स्वैप की बात करें तो वो क्या होती है? करेंसी स्वैप जो एक समझौता होता है जिसमें दो देश आपस में अपनी अपनी मुद्रा को एक तय समय के लिए एक्सचेंज करते हैं। आसान भाषा में माने तो मान लो कि किसी देश के पास डॉलर कम हो गए और उसे तुरंत पैसों की जरूरत है, तो दूसरा देश अपनी मुद्रा उसे देता है, बाद में तय समय पर वह देश उतनी ही राशि वापस कर देता है। भारत मालदीव केस में क्या हुआ है कि भारत ने मालदीव को 30 बिलियन यानी 300 करोड़ रुपए तक की मदद देने का वादा किया। यह पैसा जरूरत पड़ने पर मालदीव इस्तेमाल कर सकता है। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा संकट से राहत मिलेगी। और ये जरूरी क्यों है? आर्थिक संकट से बचाने में मदद करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है, व्यापार जो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दो देशों के बीच उसको मजबूत करता है, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करता है। जो 30 बिलियन जो करेंसी स्वैप हुआ है मालदीव के लिए, वो किसके तहत हुआ है? ये हुआ है सार्क फ्रेमवर्क के तहत हुआ है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसने जो इंट्रोड्यूस किया था करेंसी स्वैप को कब? 2012 में, ताकि जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से मतलब मैनेज कर सकें अपने शॉर्ट टर्म, जो एक छोटा टाइम होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की जो शॉर्टेजेज हो जाती हैं मुद्रा की, विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी होती है उसको मैनेज कर सकें, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, चलन में लाया गया था। तो ये याद रखना। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 30 बिलियन करेंसी का स्वैप मंजूर किया है? मालदीव के लिए। और किस फ्रेमवर्क के तहत? सार्क के तहत। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।